आज फैसलाबाद अयूब रिसर्च में कपास की पैदावार पर एक सेमिनार इनकाद किया गया, जिसमें ज़िला फैसलाबाद के किसानों ने अयूब रिसर्च के नामवर साइंसदानों के साथ एक शानदार बैठक की। इस मौका पर ज़िला फैसलाबाद में कपास की FS 333 वैरायटी को सबसे अच्छा पाया गया। इस बैठक में कपास की अहमियत, पैदावार को उजागर करने के साथ साथ कपास की बीमारियों पर किसानों को मुफीद मशवरे भी दिए गए। इस शानदार बैठक में अयूब रिसर्च के साइंसदानों ने पूरी दुनिया को बता दिया कि फैसलाबाद में भी कपास की पैदावार हो रही है। जी, इस सेमिनार के चीफ गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद अख्तर थे, जिन्होंने अपने अल्फाज में कहा। लेकिन मैं आप लोगों से जो है ना वो फीडबैक लेना चाहता था, क्योंकि आपके इल्म में है कि इस वक्त हुकूमत पंजाब की जो प्रायोरिटी है उसमें ज़राअत है। वो सेक्रेटरी साहब हमारी मीटिंग लें, मिनिस्टर साहब लें, वज़ीर आला साहब लें, तो उसमें सबसे जो बड़ी अहमियत की बात की है जो ज़राअत, उसके बाद रिसर्च, और रिसर्च में जो है ना सबसे पहले जो है ना वो काटन का नाम आता है। उसके बाद अब जो सेकंड प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की वो है गंदम और जो तेलदार अजनास हैं, इनके ऊपर फोकस है। तो इसमें मैं महसूस ये कर रहा हूँ भी आप लोग क्योंकि काटन ग्रो करते हैं तो आपको गर्मी नहीं लग रही होगी। हम कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं कर सके आप लोगों के लिए। अच्छे हमारे पास कमेटी रूम थे वहाँ पे, लेकिन फैसला यही हुआ कि हमने क्योंकि डिस्कशन जो है वो करनी है फील्ड के अंदर, तो इसलिए बेहतर है कि बजाय वहाँ पे अयूब रिसर्च की जो मेन कमेटी रूम्स है वहाँ पे हम प्रेजेंटेशंस करें, तकरीरें करें, उसकी बजाय हम फील्ड में जाएं, आप लोगों से देखें भी जो आजकल जो वैरायटीज़ चल रही हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। फ्यूचर के अंदर इस तरह की वैरायटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। आजकल 2-3 जो है ना वो तरह की डिस्कशंस चल रही होती हैं, जो हमारे बड़ों की मीटिंग्स होती हैं, उसमें एक कह रहा होता है भी काटन जो है वो अर्ली लगनी चाहिए, दूसरे कहते हैं कि नहीं लेट लगाएं, इसको जो है ना जी जुलाई में लगाएं और सितंबर अक्टूबर में ख़त्म कर दें। तो आप लोगों से जो है मेरी जो अभी तक जो डिस्कशंस हुई हैं मैं उससे काफ़ी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का तो व्यू पॉइंट यही है कि काटन को जो है ना जी वो अर्ली लगाया जाए, और दूसरा इसमें ये है कि वो 3 जीन होनी चाहिए। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए किस तरह की वैरायटीज़ चाहिए, ये एक गाइडलाइन होगी हमारे साइंटिस्ट के लिए, और आपसे जो है ना वो एक हम लर्निंग चाहते हैं ताकि डिस्कशन से जो है ना जी हम आगे चलें। अब तक की जो सूरत हाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह काटन रिसर्च स्टेशन जो है वो सिर्फ फैसलाबाद ही नहीं, जो हमारा मुल्तान का है, ये बाकी स्टेशनों पे भी है, वो काफ़ी एफर्ट्स कर रहा है, बड़ा अच्छा मटेरियल लेके आया है। प्राइवेट सीड कंपनीज भी बड़ा अच्छा मटेरियल लेके आ रही हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम फोकस करें। इस वक्त कम किस्मती के साथ जो वैरायटीज़ हैं वो मोर देन 100 चल रही हैं, बल्कि 150 वैरायटीज़ चल रही हैं। उसमें एक तो कुदरती तौर पे ये जो काटन है ये ऑफन पॉलिनेटेड होता है कि 5 से लेकर 30-35% तक वैसे ही इसकी जो है ना वो पॉलिनेशन और क्रॉसिंग हो रही होती है, वो आगे से आगे बीज चल रहा होता है। तो आपके इल्म में है कि अभी हमें ना बहुत सख्त चैलेंजेस का मुकाबला हुआ इसमें मेज़ में, कि इंटरनेशनल कंपनियां आई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे नहीं, उनकी जो लाइनें जो हैं वो चोरी हुई और वो अपना जो है ना बिजनेस माइंड अप करके पाकिस्तान से चले गए। तो ये काटन के अंदर भी मैं जो है ना ये बड़ा थ्रेट देख रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर भी जो है ना जो हमारी जो टेक्नोलॉजीज नहीं आ रही, हम बड़ी मुश्किल से जो है वो 3 जीन तक आए हैं। दुनिया जो है वो 5 जीन 4 जीन और इससे भी आगे चली गई है। तो उसमें जो है ना वो इस तरह की एतमाद की सूरत हाल पैदा की जाए कि लोग यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज भी दूसरी भी इन्वेस्ट करें, ताकि उनका मटेरियल एक तो हमारे गवर्नमेंट लेवल पे करने वाले हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या प्लांट ब्रीडर्स राइट जो है उनकी सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। तो दूसरा एक तो अखलाकी भी हमें वो बनता है कि जो जिसका जितना ड्यू शेयर है उसको जरूर उसको मिलना चाहिए। तो एक कावश जो है ये फैसलाबाद की जो है ना ये काफ़ी अच्छी जो है ना वो
आप लोग भी इसकी तारीफ़ करते हैं। मैंने बाहर से भी लोगों से सुना है कि ये जो FH333 है, इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल नज़र आ रहा है फ्यूचर के लिए भी। सिर्फ पंजाब में नहीं, सिंध के अंदर भी तकरीबन 1 लाख से ऊपर ज़्यादा एरिया पे चली गई है। तो इस तरह की यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 400 फ्यूचर वैराइटीज़ हैं इस वक्त लगी हुई हैं। तो एक टर्मिनोलॉजी होती है, हमें तो उसको कहते हैं कि फार्मर्स पार्टिसिपेटरी सिलेक्शन या ब्रीडिंग, कि दुनिया के अंदर जो वैराइटीज़ निकाल लेते हैं लोग, जो बड़े बड़े मालिक हैं, तो वो किसानों को बुलाते हैं। जिस तरह आज हमने आपको ज़हमत दी है कि उनसे कहते हैं कि यार आप बताओ भी कौन सी वैरायटी आपको पसंद है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप लोगों ने लगानी है आगे। तो उससे जो है ना वो फार्मर पार्टिसिपेटरी सिलेक्शन कह लें, ब्रीडिंग कह लें इसको, तो उसमें हेल्प आउट होती है और ब्रीडर्स को कॉन्फिडेंस भी मिलता है और आगे उसकी लाइन भी क्लियर होती है कि मैंने जाना किधर है, किस तरह की वैराइटीज़ फ्यूचर के अंदर डिमांड है। यहाँ क्रॉस करते जाओ और पता ही ना हो कि फील्ड के अंदर डिमांड क्या है, तो फिर वो उसका तो फ़ायदा नहीं है। जिस तरह का एक अच्छा प्रोडक्ट आया है FH333 से, तो आगे भी इंशाल्लाह जो है ना ये ट्राई स्टार है, 666 है और बहुत सी आ रही हैं इस तरह। तो आप लोगों से ये है कि इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और इनको जो है ना जो जिसका जितना ड्यू शेयर बनता है उसको ज़रूर दिया जाए। मैं फिर आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आप लोग बहुत दूर दूर से तशरीफ़ लाए। तो हम आपसे जो है ना बजाय आज को आपको कहने की, मेरी तो कोशिश होगी कि आप लोगों से सीखें। जज़ाकल्लाह। हमारे इदारे की कारकर्दगी को आपके सामने पेश करेंगे हमारे जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जहांगीर साहब। का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे एक कॉल पे सारे बहुत दूर से बहुत ज़्यादा तेल खर्च करके आए हैं। तो इस मीटिंग का मकसद ये था कि हम अपने इदारे की जो एक तो है ना कि जैसे फार्मर के पास चले जाता है वो फार्मर टू फार्मर सीट जाता है, तो हमारा ये सबसे पहला मकसद ये है कि हमारे इदारे से के थ्रू सीट जाए ताकि हमारे इदारे की जो कारकर्दगी है वो पता चले लोगों को। तो मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा बताऊंगा कि इदारा हमारा किसानों के इश्यूज़ पे क्या काम कर रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैकेनिकल पिकिंग, मैनुअल पिकिंग, हम देखें बारिश होती है और हमारी सारी फुटी ख़राब हो जाती है। तो हम इस तरह की इकसाम पे भी काम कर रहे हैं कि जिनकी ड्यूरेशन 140 से 150 दिन, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन हो, वो तैयार हो, उसके ऊपर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन के साथ उसकी ग्रोथ को बैलेंस करें और देन हम उसको उसके लीव्स को शेड करें, जैसे कि इंटरनेशनली लोग करते हैं। उस पर वो स्प्रे करते हैं डिफोलिएंट्स का, और वो जो क्रॉप है वो टर्मिनेट हो जाती है और वो आप इजीली उसको पिक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि एक तो ये है मैकेनाइजेशन की तरफ जाना होगा हमें। अब मैनुअल पिकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। अब आपकी पिकिंग तैयार है और ऊपर से बारिश हो जाती है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा ये है कि हीट स्ट्रेस जो है वो एक बहुत अरसे से चल रहा है कि जी हीट स्ट्रेस एक बहुत इशू है। तो उसके लिए हम अलहदा से एक यानी हीट स्ट्रेस के ट्रायल भी लगाते हैं। उसके अलावा हम ड्राउट यानी जो कम पानी वाले इलाके हैं जैसे हरमुनाबाद है, बावलनगर वाली साइड है, यहाँ पे कम पानी वाली इकसाम जो है ना वो काश्त होती हैं और वो सक्सेसफुल भी होती हैं। तो ये जो हमारा विज़िट होगा उसमें हम आपको दिखाएंगे कि शॉर्ट ड्यूरेशन वाली भी हैं, मीडियम ड्यूरेशन वाली भी हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन वाली भी हैं। इन सब को हमने यानी कि एक ही प्लॉट में भी लगाया हुआ है और इसको मतलब एक ही तरह का फर्टिलाइज़र भी दिया हुआ है। और आप देखेंगे भी कि वो हाइट वालों की फ्रूटिंग का पैटर्न क्या है, शॉर्ट वाली का क्या है और मीडियम वाली का क्या है। दूसरा जो पिंक बॉलवर्म का इशू था, वो हमारी जो वैरायटी मतलब आप सब लोग काफ़ी सारी जगह पे लगी हुई है, उसमें यह है कि हमने पिंक बॉलवर्म की जैसे एक नॉर्मली होती है कि हम लोग कैसे स्क्रीनिंग करते हैं। इसकी स्क्रीनिंग ऐसे करते हैं कि जो हम मटेरियल अब क्रॉसिंग में लेके आ रहे हैं 3 जीन, एक तो है ना कि पिंक कई जगह पे इस दफ़ा रिपोर्टेड है कि बहुत सारे जो जीनोटाइप्स बन रही हैं उसमें पिंक की प्रॉब्लम आ रही है। तो वो स्क्रीनिंग जो है ना हर साल हम करते हैं कि हम पिंक के लिए स्प्रे नहीं करते। अगर हम स्प्रे कर देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी कौन सी जीनोटाइप जो है वो पिंक को टॉलरेट करेगी। तो इस वक्त जो हमारा 3 जीन का मटेरियल सारा लगा हुआ है उस पर हमने पिंक की स्प्रे नहीं की। दूसरा ये है कि ये हम लॉन्ग ड्यूरेशन वाली तरफ जा रहे हैं, यानी कि एक तो नॉन है कि 120 दिन तक
वो वैरायटी जो है ना वो पिंक के खिलाफ टॉलरेट करती है, देन फिर वो उस पर हमला होता है, फिर उसकी वो फुटी डैमेज हो जाती है। लेकिन हम ये कर रहे हैं कि ये जो पीरियड है ना वो हम 140-150 डेज तक लेके जाएं ताकि पिंक का अटैक ही ना हो। उसमें उसकी जो टॉक्सिन मौजूद है जो उसके अंदर उसको मारने के लिए मौजूद है वो ज़्यादा हो। इसी तरह का ही हम मटेरियल यानी स्क्रीन आउट किया है, फिर उसको हम क्रॉसिंग में यूज़ कर रहे हैं, फिर हम इसको ऐसे स्क्रीन आउट कर रहे हैं। यानी एक तो पिंक को देख रहे हैं हम, एक हम शॉर्ट ड्यूरेशन को देख रहे हैं, एक आपने बात की थी वाइट फ्लाई के हवाले से। तो वाइट फ्लाई ज़ाहिर है इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसकी ब्रीडिंग भी बहुत तेज़ी से होती है। जब मौसम आता है तो ये भी फिर बेकाबू हो जाती है। तो फिर इसके लिए एक पौधे के अंदर नेचुरल सिस्टम होता है, उसकी लीफ की शेप होती है, लीफ का साइज़ होता है, लीफ के अंदर विनेशन होती है, कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे फैक्टर होते हैं जिस पे हम काम करते हैं। फिर हम देखते हैं, अब इस वक्त ये नहीं है कि हमारे पास वाइट फ्लाई का प्रेशर नहीं आया, वाइट फ्लाई का सीवियर प्रेशर आया, लेकिन हम उससे निकले क्योंकि हमने उसको टाइमली मैनेज किया। लेकिन इस ड्यूरेशन में यह हुआ है कि हमने बहुत सारी ऐसी जीनोटाइप्स फाइंड आउट की हैं, ऐसी किस्में फाइंड आउट की हैं जिन पे वाइट फ्लाई बहुत कम आती है। तो एक पौधा ऐसा भी हम आपको दिखाएंगे जिसके लीव्स बहुत बड़े हैं लेकिन इस पर वाइट फ्लाई नहीं है। यानी उसके अंदर, पौधे के अंदर, उसके पत्ते के अंदर ऐसी मुदाफ़ती निज़ाम है कि उसने वाइट फ्लाई, जेसर और थ्रिप्स तीनों को कंट्रोल किया है। और वो हमारी यानी इधर लगी हुई, आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इतनी थिक पॉपुलेशन में पौधा कैसे बच सकता है। तो तीन मेन पर्पज़ ये है वाइट फ्लाई, यानी सकिंग और च्यूइंग में वाइट फ्लाई और ये है। और इसके अलावा कई ऐसी जीनोटाइप्स हैं जो जेसट को भी टॉलरेट करती हैं। जो मैंने आपको बताई है जीनोटाइप जिसके पत्ते बड़े हैं वो जेसट को भी टॉलरेट कर रही है। इसके अलावा ये यानी तीन चीज़ें मैंने शॉर्ट ड्यूरेशन का बताया, मीडियम ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, पिंक बॉलवर्म, वाइट फ्लाई। और इसके अलावा एक इशू जो बहुत ज़्यादा इस वक्त, इस साल बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, वो है पैरा विल्ट। यानी बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है कि लोगों का विल्टिंग का मसला आ रहा है। तो ये जो पैरा विल्ट है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो मैं डिस्कस भी कर रहा था आपसे कि जब ये टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन आती है, यानी जब देखें कि 36 टेम्परेचर है तो एकदम 44 हो जाता है, तो 8 डिग्री का डिफरेंस जब आता है, तो जब आप वेदर रिपोर्ट देखें तो उसमें एक यूवी रेडिएशन इंडेक्स बताया होता है उन्होंने। वो 11 और 12 जो होता है ना, वो 11 बजे के बाद आप ह्यूमन जो होते हैं वो उसके लिए भी डेंजरस है। तो जब क्योंकि ये पहले प्रिडिक्टेड वेदर होते थे, यानी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती थी। अब क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस आ चुकी हैं, उसमें रैपिड चेंजेस आती हैं। जैसे अब दोबारा हीट आई और दोबारा वाइट फ्लाई का प्रेशर आ रहा है। तो इन दिनों में जब कहते थे तरेल पड़नी शुरू हो जाती है तो फिर दोबारा वाइट फ्लाई का प्रेशर नहीं डेवलप होता। लेकिन इस साल क्या हो रहा है कि ये यानी कि पहले 15 दिन पर हमने 15 दिन से कोई स्प्रे नहीं किया, तो आज हम देख रहे थे कि दोबारा वाइट फ्लाई जो है ना वो इंक्रीज़ कर रही है। तो ये पैराविल्ट के इशू को एड्रेस करने के लिए ये भी हमारा एक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है। और हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्क्रीन आउट की हैं जो बिल्कुल विल्ट नहीं करती। अर्ली जो कॉटन है उसकी सोइंग में, और जो टाइमली सोइंग है उसमें जो सेकंड स्प्रे है ग्लाइफोसेट का वो कब करना है? सेकंड स्प्रे जो है ना, जैसे देखें आपने वीड्स देखी हैं, पहले वीड्स आपने देख के स्प्रे कर दिया उसको। यानी कि एक मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इसमें यह है कि जो ये 3 जीन जो टेक्नोलॉजी है, इसमें यह है कि ग्लाइफोसेट की जो एप्लीकेशन हमने करनी है वो पहले तो हम करते हैं 24 घंटे वाली स्प्रे कि जी हमने वीड्स नहीं उगने देनी। उससे क्या होता है कि अगर आप 24 घंटे वाला स्प्रे कर देंगे तो उससे ग्लाइफोसेट की एप्लीकेशन लेट हो जाएगी। ग्लाइफोसेट की एप्लीकेशन का 20 से 25 दिन का टाइम है। तो आप बेहतर है कि नीचे वाला जो आपने डबल स्ट्रेस देना है उसको जो 24 घंटे वाली स्प्रे ना करें, पहली स्प्रे 25 दिन के अंदर करके दूसरे स्प्रे का वफा कम से कम 1 महीना होना चाहिए। और उसमें आपका टारगेट बीड्स होनी चाहिए, ना कि आपका टारगेट कॉटन हो। कॉटन पे दोबारा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने बीड्स को रिमूव करना है, आपने कॉटन के ऊपर स्प्रे नहीं करना। एक तो आपने सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो किस्म लगाई है, अगर आपने अर्ली सोइंग वाली किस्म लगाई है तो जाहिर है वो जब एकदम उसका टेम्परेचर चेंज होता है ना, मसलन जून में टेम्परेचर जो है एकदम एक्सीड करता है, तो आपकी जो कॉटन है वो मार्च से शिफ्ट होती है जून के अंदर। तो जून के अंदर जब शिफ्टिंग होती है तो एकदम पौधा जो है वो स्ट्रेस फील करता है और शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। शेडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है।
लेकिन अगर आप न्यूट्रिएंट उसके पूरे रखेंगे, जैसे पोटाश का इस्तेमाल है, फोलियर एप्लीकेशन भी करते हैं अगर ग्रोथ ज़्यादा होती है तो लोग बेसल डोज भी देते हैं और ऊपर भी 30% पोटाश वो यूज़ करते हैं 1 से 2 kg के करीब पोटाश यूज़ करें और बोरान का इस्तेमाल करें। लेकिन बोरान का इस्तेमाल ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने शेडिंग रोकनी है तो आप बोरान का स्प्रे ही करी जा रहे हैं। बोरान का एक स्प्रे जो 5% बोरान है वो यूज़ करें और पहले यूज़ करें। स्ट्रेस आने के बाद कोई चीज़ नहीं, जब शेडिंग हो रही होती है पौधे का रिस्पॉन्स टुवर्ड्स शेडिंग होता है, तो शेडिंग नहीं रुकनी, इसलिए शेडिंग से भी उसकी पहली प्री मैनेजमेंट है। शेडिंग जब होनी होती है फिर वो आप किसी प्रोसेस से, इससे पहले उसकी मैनेजमेंट है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। और जब आपकी ज़ाहिर है जो सीजनल में लगाई हैं वो आप वैरायटीज़ वो काश्त करें जो हीट टॉलरेंट है, क्योंकि जो पहले वाली होंगी, जो अर्ली ड्यूरेशन वाली होंगी, वो हीट टॉलरेंट नहीं होंगी। वो दोबारा 15-20 दिन के वक्फे से दोबारा फ्रूट सही कर लेंगी अपना, लेकिन उस पीरियड में उसकी शेडिंग होती है।